नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुशल जैन और आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय जो है वो किसी देश के आर्थिक विकास का आईना होती है। कोई सरकार अपने देश के आर्थिक विकास के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है, इसका प्रमाण हम राष्ट्रीय आय के रूप में देख सकते हैं कि देश की राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ रही है या राष्ट्रीय आय घट रही है। प्रति व्यक्ति आय का क्या स्तर है, जीडीपी का क्या स्तर है, जीएनपी का क्या स्तर है, इन सब डेटा को देखकर हम एक आर्थिक मापदंड प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए नेशनल इनकम के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से जब आप स्नातक स्तर पर थे तब अपने राष्ट्रीय आय को पढ़ा था, किंतु वे स्टूडेंट जो दूसरी स्ट्रीम से आए हैं और जिन्हें राष्ट्रीय आय के बेसिक कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है, इसलिए हमने अपनी क्लास में आज नेशनल इनकम के बेसिक कंसेप्ट को लेते हुए उसके डीप कंसेप्ट को एनालिसिस किया है। तो आइए हम जानते हैं कि आज हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस में हम कौन कौन से टॉपिक को शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की का मीनिंग क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन, और उसके बाद जो राष्ट्रीय आय के वेरियस कंसेप्ट है नेशनल इनकम को लेकर, जैसे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, और भी कुछ कंसेप्ट हैं। पर हम इन कंसेप्ट को, जो कि हमारे मैक्रो के सिलेबस को हम फॉलो करते हुए जो मेन हमारे कंसेप्ट है उनको देखेंगे, और इन कंसेप्ट को हम मार्केट कॉस्ट पर भी देखेंगे, सॉरी मार्केट प्राइस पर भी देखेंगे और फैक्टर कॉस्ट पर भी देखेंगे। तो आप जब नेशनल इनकम को पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजों को लेकर आप बहुत कॉन्शियस रहें, क्योंकि बहुत छोटा छोटा सा पॉइंट होगा जहां हम फिगर को समझेंगे कि इसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय के अध्ययन का आर्थिक सिद्धांत में बहुत अधिक महत्व है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी उत्पादन साधनों के सामूहिक सहयोग एवं सहयोग के बिना कोई भी उत्पादन संभव नहीं होता है। तो किसी देश के उत्पादन साधनों के द्वारा प्रतिवर्ष जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसके भौतिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय लाभांश के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम जब नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम उसमें से डिप्रिशिएशन को हटा देंगे, और जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय है, ध्यान रखिए मैंने शब्द यूज किया है शुद्ध आय जो है, यानी हमारे एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटाकर जो शुद्ध आय है उसको हम जोड़ देंगे। यदि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो ऐसी स्थिति में वो हिस्सा हम माइनस कर देंगे, और यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो वो हिस्सा हम जोड़ देंगे। यहाँ ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय आय एक प्रवाह है, फ्लो है। मैंने आपको मैक्रो की क्लास पढ़ाते वक्त ये बताया था कि फ्लो और स्टॉक में क्या अंतर है। चूंकि हम एक निश्चित समयावधि की बात कर रहे हैं, एक वर्ष की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष की समयावधि में होती है, तो राष्ट्रीय आय फ्लो है। तो हम यहाँ पर बेसिक मीनिंग में समझते हैं कि राष्ट्रीय आय किसी भी देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं, अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का भौतिक मूल्य है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी जुड़ी हुई है, और इसमें डिप्रिशिएशन व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। आइए विभिन्न अर्थशास्त्री जिनके नाम से आप पहले भी परिचित हैं, हम इनके दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की परिभाषा को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जिन अर्थशास्त्री की परिभाषा आपको बताना चाहूंगी वो है प्रोफेसर मार्शल। मार्शल के अनुसार हम देखें तो मार्शल ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा को
इस तरह से बताया है कि किसी देश का श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर प्रतिवर्ष जो भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का निश्चित वास्तविक उत्पादन करते हैं, जिनमें की सब प्रकार की सेवाएं भी शामिल है, वही उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय है। ध्यान दीजिए, मार्शल ने कहा किसी देश की श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर क्रियाशील होकर। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि उत्पादन के 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। यदि साहस और संगठन को हम लेबर में ले लें तो बचता है भूमि। तो भूमि वो प्राकृतिक संसाधन है जिसमें सब चीज आती है। भूमि के ऊपर आप जितना कुछ कर रहे हैं, चाहे वो कृषि है, चाहे वन से प्राप्त आय है, मतलब संपूर्ण भूमि पर जो भी, और भूमि के नीचे जैसे खदान वगैरह है, भूमि के अंतर्गत समुद्र से का जो हिस्सा है वो भी, जो हमारी बाउंड्री का हिस्सा है वो भी शामिल हो जाएगा। हमारे देश के ऊपर यदि आजकल तो हम सैटेलाइट के माध्यम से भी काम करते हैं, तो वो वाला हिस्सा भी काउंट हो जाएगा। मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर लेबर और कैपिटल एक्टिव होकर जो भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और जो सेवाएं हैं, वे सारी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय है। तो यहाँ पर, और इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी हमें शामिल करना होगा। तो ये हमारे राष्ट्रीय आय का कंसेप्ट होता है। यदि हम पीगू के दृष्टिकोण से देखें, तो पीगू ने कहा कि राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय या वस्तुनिष्ठ आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। तो पीगू की परिभाषा में राष्ट्रीय आय में केवल वे ही वस्तुएं शामिल होती है जिनका बाजार में विनिमय किया जा सकता है, क्योंकि मुद्रा में उसी समय वस्तुओं का माप होता है जब उसका विनिमय किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि पीगू ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा को बहुत वैज्ञानिक और सरल बना दिया। उन्होंने कहा कि केवल वे वस्तुएं और सेवाएं जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी। और उन्होंने कहा कि विदेशों से प्राप्त आय को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो बेसिकली इसमें हम जो देख रहे हैं कि यदि कोई माँ अपने बच्चों को खिलाती है तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, पर वही आया के रूप में यदि कहीं काम कर रही है और बच्चे की केयर टेकर के रूप में वेतन ले रही है, तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। यदि कोई महिला घर में अपने किसी सदस्य की सेवा सुसेवा कर रही है, तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। किंतु वही महिला नर्स है और वेतन लेकर किसी रोगी का उपचार कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। किंतु वही शिक्षक के रूप में यदि क्लास में पढ़ा रहा है और वेतन प्राप्त कर रहा है, तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। तो इस तरह से केवल वे ही वस्तुएं और सेवाएं जिनका की मौद्रिक मूल्य है, जिनको मुद्रा में मापा जा रहा है, जिनका विनिमय हो रहा है, पीगू के अनुसार वे ही राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि मार्शल की तुलना में पीगू की परिभाषा अधिक व्यवहारिक और उपयोगी है, उपयुक्त है, क्योंकि गणना करते समय एक तो इसमें मुद्रा का मापदंड है जिससे हम दोहरी गणना से बच सकते हैं, और इसमें विदेशों से प्राप्त जो विनियोग है उसको भी शामिल किया गया है। इरविंग फिशर की परिभाषा को यदि हम लेते हैं, तो ये परिभाषा आगे वाली जो दो परिभाषा थी उनसे थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इन सेंस में है कि वो जो दो परिभाषाएं थी, जैसे मार्शल की परिभाषा वो उत्पादन बेस्ड थी, पीगू ने मुद्रा के मापदंड से जोड़ दिया, पर इरविंग फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा के लिए एक दूसरा दृष्टिकोण लिया जो कि उपभोग पर आधारित था। उन्होंने कहा कि वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उपज का वह अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय आय में सॉरी, केवल वे ही वस्तुएं और सेवाएं शामिल की जाएगी जिसका उत्पादन भले इस वर्ष हुआ हो, यदि उत्पादन जो है वो शुद्ध उपज है और उसका केवल वो हिस्सा जो हम इस वर्ष उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण दिया कि एक पियानो अथवा ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है, इस वर्ष की आय का भाग न होकर केवल पूंजी की वृद्धि है। केवल उसकी उतनी ही सेवा
जो इन वस्तुओं से मुझे इस वर्ष प्राप्त होती है राष्ट्रीय आय में शामिल होगी। मान लीजिए कि इस वर्ष एक कार बनाई गई है जो 10 लाख रुपए की है और उस कार की चलने की अवधि या उसकी लाइफ जो है वो 10 साल है। तो इस वर्ष हम केवल 1 लाख रुपए को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। शेष जो 9 लाख है वो पूंजी की वृद्धि होगी। मान लीजिए एक सलवार सूट आपने खरीदा है जिसकी कीमत 500 रुपए है, तो वो सलवार सूट यदि 2 साल चलता है तो केवल 250 रुपए ही इस वर्ष की राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगी। शेष 250 रुपए जो है वो पूंजी में वृद्धि होगी। या एक वॉशिंग मशीन जो 5,000 रुपए की है और 5 साल चलती है, तो इस वर्ष की राष्ट्रीय आय का हिस्सा केवल 1,000 रुपए होगा। शेष 4,000 रुपए जो वो है पूंजी की वृद्धि होगी। फिशर की परिभाषा नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती है, किंतु ये परिभाषा सिर्फ डेवलप कंट्री के लिए ज्यादा उपयोगी है, जहां पर कि सारे उपभोग से संबंधित, व्यय से संबंधित सारे डेटास जो है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इस परिभाषा को विकासशील देश के लिए अधिक उपयोगी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों का मैनेजमेंट, समंकों का मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं होता है। बार्टर सिस्टम जो कि राष्ट्रीय आय के हिस्से से अछूता रह जाता है, वो भी शामिल नहीं हो पाता है। और साथ ही साथ जो हमारे तो जो वैसे भी बार्टर सिस्टम का अंतर्गत वस्तु विनिमय को मुद्रा से नहीं जोड़ा जाता, तो वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं बनता है। तो जहाँ इतनी दिक्कतें हो, वहाँ ये परिभाषा कंजम्पशन के डाटा को अवेलेबल करना, और भारत जैसा विशाल देश जिसकी जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक है, हो गई है अब तो ऐसी स्थिति में ये परिभाषा बहुत साइंटिफिक तो है पर बहुत व्यवहारिक हम इसको नहीं कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ साइमन कुजनेट की जो परिभाषा है वो भी उपभोग पर आधारित है। उसमें वो कहते हैं कि राष्ट्रीय आय वस्तु और सेवाओं का वह वास्तविक उत्पादन है जो एक वर्ष की अवधि में देश की उत्पादन प्रणाली से अंतिम उपभोक्ता के हाथ में पहुंचता है। तो ये परिभाषा भी अंतिम उपभोक्ता के हाथ में पहुंचने की बात कर रही है और साथ ही साथ एक वर्ष की बात कर रही है, किंतु वास्तविक उत्पादन को ये भी उपभोग से जोड़ देती है। जो यूएनओ की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी राष्ट्रीय आय को, मतलब राष्ट्रीय आय की उनको उत्पाद के दृष्टिकोण से ज्यादा वैल्यूएट किया गया और उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय आय को वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है जो विभिन्न साधनों के अंश में वृद्धि है तथा देश में एक वर्ष में वास्तविक राष्ट्रीय व्यय की गणना भी राष्ट्रीय आय का प्रतीक है। टेक्निकली तो हम बहुत साउंड नहीं कह सकते इस परिभाषा को। जो भारत की राष्ट्रीय आय की समिति की है उनकी परिभाषा भी है और वो थोड़ी मुझे ठीक लगती है कि राष्ट्रीय आय में एक दी हुई अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का आकलन किया जाता है, किंतु इसमें दोहरी गणना नहीं की जाती, अर्थात अंतिम वस्तु के उत्पादन को ही इसमें शामिल किया जाता है। तो विभिन्न इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषा दी है, उनके सबके अपने व्यूज हैं और वो उसका कुछ हिस्सा किसी देश के लिए मतलब जो है प्रासंगिक हो सकता है और किसी और अर्थशास्त्र का हिस्सा किसी और देश के लिए प्रासंगिक हो सकता है। जैसे जो भारत जैसा देश है उसमें जो उत्पादन बेस्ड मेथड जो है वो ज्यादा उपयोगी होता है, या मिक्स मेथड आप कह लीजिए, प्रोडक्शन और इनकम को हम काउंट करके इकट्ठा करके भी करें तो वो भी उपयोगी रहता है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि राष्ट्रीय आय की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसकी काउंटिंग एक वर्ष में होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को लिया जाता है। तीसरी बात जो है इसमें किसी वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय में डिप्रिसिएशन व्यय या गिसावट व्यय को घटा दिया जाता है। ये डिप्रिसिएशन व्यय जो है वो मशीनों की टूट फूटे, गिसावटे, मशीनों के आउटडेटेड होने से जो स्थिति बनती है उसका जो प्रतिवर्ष, यानी एक मशीन की मान लीजिए लाइफ 4 साल है, तो हम उसका, और उसकी कीमत 4,000 है, तो हम प्रतिवर्ष 1,000 रुपए उसके डिप्रिसिएशन के रूप में घटाएंगे। तो ये है राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं का विवरण। तो आइए अब हम देखते हैं
जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रीय आय के विभिन्न कंसेप्ट। आप हमेशा जीडीपी की बात सुनते होंगे कि देश की जीडीपी बढ़ रही है या देश की जीडीपी अभी कोविड के दौरान बहुत कम हो गई, या हम अपनी जीडीपी को कैसे बढ़ाएं। तो ये जीडीपी राष्ट्रीय आय का वो कंसेप्ट है जिसका वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था में बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। आइए समझे कि जीडीपी क्या है। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा, यहाँ मेरी शब्द पर ध्यान दीजिए, मैं कहूंगी घरेलू सीमा। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है, इसमें से डी को घटा नहीं रहे हम, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल है, उनकी बाजार कीमत के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑन मार्केट प्राइस जो है, बाजार कीमत पर हम जीडीपी को यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें देश के अंदर, देश की सीमा के अंदर, ये इंग्लिश वाली परिभाषा में आप देखिए मैंने लिखा है जीडीपी इज जियोग्राफिकली फोकस्ड, मतलब यहाँ देश की भौगोलिक सीमा, एक देश की जो घरेलू सीमा है, उस देश के घर के अंदर जितने भी उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, उसके बाजार मूल्य को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम डिप्रिशिएशन को इसमें से नहीं घटाएंगे, जहां भी ग्रॉस शब्द आता है वहां पर डिप्रिशिएशन नहीं घटता है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक देश की सीमा के अंदर, विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशन या विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री में जितने भी निवासी हैं, चाहे वो देशी निवासी हैं चाहे वो विदेशी निवासी हैं, यदि वो जो उत्पादन कर रहे हैं तो उनके द्वारा उत्पादित भौतिक सेवाएं, भौतिक वस्तुएं, उन सब के कुल योग का, मतलब उनके सबके उत्पादन का जो समग्र मूल्य है, उसको हम जीडीपी में शामिल करते हैं। तो जीडीपी के कंसेप्ट में आप बहुत ध्यान रखिए कि इसके में देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, चाहे वो देश का व्यक्ति करे या विदेश का व्यक्ति करे। मान लीजिए हिंदुस्तान लीवर यहाँ पर आकर, या हम और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कोई जर्मन का इंजीनियर आकर भारत में काम कर रहा है, तो उसकी सेवाएं जीडीपी का हिस्सा होगी। यहाँ हम जीएनपी की बात करेंगे तो इस डिफरेंस को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, देश की सीमा महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप सकल घरेलू उत्पाद जो है, उसकी जो फीचर्स हैं या उसकी विशेषताएं उन पर देख लीजिए। इसमें घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है, यानी देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है उसको शामिल किया जाता है। चाहे देश के अंदर देश का निवासी या गैर निवासी या कहें विदेशी व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, विदेशी कंपनी उत्पादन कर रही है, तो वो जीडीपी का हिस्सा होगी। ये सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है। यहाँ हमने ग्रॉस शब्द को यूज किया। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, ध्यान रखिए कि जब भी आप ग्रॉस शब्द को यूज करेंगे तो उसका मतलब है कि उसमें से डिप्रिशिएशन नहीं घटाया गया है, डिप्रिशिएशन इंक्लूड है। यानी स्थिर पूंजी पदार्थों के उपभोग का मूल्य भी शामिल है, डिप्रिशिएशन को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तीसरी बात, जो जीडीपी है उसमें हम केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि गेहूं जो है, तो गेहूं का उपभोक्ता आटा के रूप मतलब आटे के रूप में उपयोग कर रहा है, तो हम गेहूं को शामिल नहीं करेंगे, आटे के मूल्य को शामिल करेंगे। अब मान लीजिए कोई आटा बेकरी में चला जाता है, तो फिर हम आटे के मूल्य को शामिल नहीं करेंगे, जो उस आटे से ब्रेड बनकर आ रही है तो उस ब्रेड के मूल्य को शामिल करेंगे। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। तो जीडीपी में क्या महत्वपूर्ण है, उस देश की सीमा के अंदर उत्पादन होना चाहिए। हम यहाँ पर सकल माप को लेते हैं, इसमें से डिप्रिशिएशन नहीं घटाते हैं। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। इसमें एक लेखा वर्ष को इंक्लूड किया जाता है
और जो मापन किया जाता है वो प्रचलित कीमत पर होता है। मान लीजिए हम 2019-20 की नेशनल इनकम को काउंट कर रहे हैं, तो जो 19-20 का प्रचलित मूल्य होगा यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर जो हमारा 2020 31 मार्च 2020 का जो हमारा वैल्यू लेवल होगा, हम उसी को काउंट करके हम जीडीपी को निकालेंगे। तो इसकी जो मेन बातें हैं वो ध्यान रखिए। जीडीपी भी हमेशा 1 वर्ष की अवधि के लिए होती है। इसमें घरेलू सीमा के अंतर्गत वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। ये सकल मूल्य का माप प्रस्तुत करता है। इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को लिया जाता है और जो करंट प्राइस लेवल होता है जिस वर्ष की गणना की जा रही है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि हम 2006 की जीडीपी को ज्ञात करना चाहते हैं तो उसमें केवल 2006 में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल करेंगे और उसी के बाजार मूल्य को हम लेंगे। ध्यान रखिए जीडीपी में जो गैर निवासी है यदि वो देश की सीमा के अंदर होकर रहकर यदि कोई उत्पादन कर रहे हैं तो वो जीडीपी का हिस्सा होगी। आइए अब हम समझ लेते हैं कि अब यहाँ पर हमने नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑन मार्केट वैल्यू लिखा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जीडीपी में से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से अभी हमने बाजार कीमत पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखा। यदि इसमें से हम डिप्रिशिएशन को घटा देंगे, हमारे गिरावट व्यय को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एनडीपी ऑन मार्केट कॉस्ट। तो एनडीपी में से जो मेरे पास जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था मार्केट प्राइस का, उसमें से यदि हम डिप्रिशिएशन डी को माइनस कर देंगे यानी स्थायी पूंजी का उपभोग या घिसावट व्यय हम घटा देते हैं तो हमारे पास एनडीपी मार्केट प्राइस पर आ जाएगा। तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को ज्ञात करने के लिए जीडीपी में से जो जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस है उसमें से यदि आप डिप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे तो आपके पास एनडीपी ऑन मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि मैंने डिप्रिशिएशन की बात की है तो डिप्रिशिएशन में कौन सी 3 चीजें आती है। एक सामान्य टूट फूट, नॉर्मल जो आपकी वियर एंड टियर होता है उसको आप ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक चीज 5 साल चलेगी और उसकी कीमत 5,000 है तो प्रतिवर्ष हम 1,000 उसको हटा देंगे। दूसरा होता है अप्रचलन। कई बार कुछ चीजें आउटडेटेड हो जाती है और उसको बदलना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी ऐसा उत्पादन कर रही थी, पावर लूम की जगह वो मतलब जो है ऑटोमेटिक लूम लगाना चाह रही है तो वो सारे के सारे उसके डेड साइड हो गए तो वो उसको माइनस कर देगी डिप्रिशिएशन के रूप में, है ना। मतलब कोई भी चीज जो कि काम में नहीं, मतलब उस उत्पादन के लिए उपयोग में लाई गई थी और वो आउटडेटेड हो गई या डैमेज हो गई, कोई टूट फूट भी हो जाती है, आकस्मिक रूप से कोई ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो भी डिप्रिशिएशन से को मतलब मानकर हम उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, इसको अभी आप बोलेंगे कि मैडम अभी आपने ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम पढ़ाया, तो वो हमने बाजार मूल्य पर पढ़ाया था। अब हम इसको देखेंगे साधन लागत पर। तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद घरेलू सीमा में, यानी यहाँ पर भी क्या महत्वपूर्ण है, विद इन बाउंड्री, किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में उस देश के निवासियों द्वारा, अब यहाँ पे मैंने लिखा उस देश के निवासियों द्वारा, सामान्य निवासियों द्वारा, चाहे वो देश के हो चाहे विदेश के हो, उन सबके द्वारा जितनी मजदूरी, लागत, ब्याज तथा लाभ के रूप में जो भी अर्जित आय है उसमें से बिना डिप्रिशिएशन घटाए हम उसको साधन लागत पर निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हम जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट करते हैं तो इसमें से भी हम डी को नहीं घटाते हैं जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट में। पर यदि हमने इसमें से डी को घटा दिया तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, हमारे पास एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर हमको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए जीडीपी में से यदि डी गया तो फिर क्या हो जाएगा, एनडीपी बन जाएगा। अब एनडीपी में आप ये देखिए कि जीडीपी आप मार्केट प्राइस पर निकाल रहे हैं तो एनडीपी आपको मार्केट प्राइस में मिलेगा। यदि जीडीपी आप फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हैं और डी माइनस कर रहे हैं तो आपको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर मिलेगा।
तो साधन लागत पर जो कुल घरेलू उत्पाद है उसमें से यदि आप डी निकाल देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एनडीपी प्राप्त हो जाएगा ऑन फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर एनडीपी फैक्टर कॉस्ट को हम यदि ले रहे हैं तो एनडीपी को हमने यहाँ पर यदि लिया है फैक्टर कॉस्ट पर से और यदि हमने उसमें से डी को निकाल दिया, यदि हम जीडीपी को ले रहे हैं फैक्टर कॉस्ट पे और उसमें से यदि हमने डी को निकाल दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एनडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। यदि आपके पास में आपको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए और आपके पास में एनडीपी मार्केट प्राइस पर है, तो एनडीपी मार्केट प्राइस पे है तो आप उसमें से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर को निकाल देंगे और जो सब्सिडी है, जो देश के द्वारा, देश की सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है उसको जोड़ देंगे, तो आपको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहीं भी जीडीपी की बात नहीं की है, मैं आपसे कह रही हूँ कि यदि आपके पास में शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे है और आपसे कहा गया है कि देश का शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर बताइए, तो आपको क्या करना है, उसमें से जो एनडीपी आपके पास मार्केट प्राइस पर था उसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और जो सब्सिडीज है उसको जोड़ देंगे। मान लीजिए गैस की टंकी है, उसकी कीमत जो है 1,000 रुपए है और सरकार आपको 700 रुपए में दे रही है, तो 300 रुपए क्या हुआ, सब्सिडी हुई। तो जब आप मार्केट प्राइस पर आप काउंट करेंगे तो वो कीमत, गैस की टंकी की कीमत आपको क्या दिखेगी, 700 रुपए, तो यहाँ पर आपको 300 रुपए जोड़ना होगा और जो टैक्सेस है उस टैक्सेस को आप माइनस कर देंगे। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट यहाँ तक समझ पर आ गया होगा। अब हम जीएनपी की बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बाजार कीमत पर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है। मतलब हम जब जीडीपी की बात करते हैं तो वहां जियोग्राफिकल बाउंड्री, उस देश की सीमा महत्वपूर्ण हो जाती है, यहाँ शब्द बदल जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो उस देश के संसाधनों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की माफ करिए, एक देश की सीमा के अंदर और सीमा के बाहर, मतलब उस देश के संसाधनों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो राष्ट्रीय आय का, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा होगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा केवल एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की घरेलू सीमा में सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में, यहाँ पर ये ख्यातित शब्द लिखा गया है, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है। जीएनपी में उस देश के संसाधनों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, तो देश के निवासियों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है और उसमें जो हमारे देश के संसाधन विदेशों में है उनकी आय को भी हम जोड़ लेंगे और जो विदेशों के संसाधन हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे। यानी कि जो हमारा विदेशों की जो शुद्ध आय से मतलब है जितना हम विदेशों को दे रहे हैं और जितना प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका जो अंतर है वो हम जोड़ देंगे। तो बेसिकली जीएनपी के अंतर्गत देश के संसाधनों के द्वारा जो आय प्राप्त होती है देश की सीमा के अंदर और देश की सीमा के बाहर भी जो शुद्ध है उसको हम जोड़ते हैं। शुद्ध से मतलब है जो हमारा हम विदेशों को दे रहे हैं वो आय जो है वो माइनस कर देंगे और जो प्राप्त कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे। इस जीएनपी में से यदि हम डिप्रिशिएशन को, गिरसावट व्यय को माइनस कर देते हैं तो हमको एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। नेट
प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होती है, और उसमें से डिप्रिशिएशन या गिसावट व्यय को हटा दिया जाता है। साधन लागत पर जब हम जीएनपी को एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम एक वर्ष की अवधि लेंगे। इसमें हम देश के संसाधनों के द्वारा, चाहे वो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, साहस है, संगठन है, उसके रिवार्ड को लेंगे। जैसे श्रमिक को क्या मिलती है? मजदूरी, भूमि को हम लगान देते हैं, पूंजी को ब्याज, संगठक को वेतन और एंटरप्रेन्योर्स को लाभ प्राप्त होता है। तो उनके साधनों को दिए जाने वाले भुगतान को हम जीएनपी में लेते हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को ही लेते हैं। इसमें इन समस्त जितने भी ये साधन हैं, इनके रिवार्ड के कुल योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें जब हम सकल की बात करेंगे, जीएनपी की बात करेंगे, तो डिप्रिशिएशन को नहीं घटाएंगे, और एनएनपी की बात करेंगे तो डिप्रिशिएशन को घटा देंगे। ध्यान रखिए, जीएनपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, जिसकी चर्चा मैंने पिछले अभी की थी कुछ सेकंड पहले, उसको हम जोड़ देंगे। यानी हमारे देश के संसाधन यदि विदेश में आय प्राप्त कर रहे हैं तो उनको इंक्लूड करेंगे, और यदि विदेशों को हम कुछ दे रहे हैं तो उसको माइनस करेंगे। ये जो एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, इसी को जब हम मॉनेटरी वैल्यूज पर देखते हैं, मौद्रिक मूल्य पर देखते हैं, तो ये ही नेशनल इनकम होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। पर कैपिटा इनकम जो है, जो देश की नेशनल इनकम होती है, एनएनपी को जब हम मार्केट वैल्यूज पर लेते हैं, और उसमें जो राष्ट्रीय आय जो होती है हमारी, उसमें जब हम कुल देश की जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो हमको पर कैपिटा इनकम प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर एक और छोटा कंसेप्ट बचा है जिसको मैं आपको बता देती हूँ। व्यक्तिक आय किसको कहते हैं? व्यक्तिक आय से आशय उस आय से होता है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में व्यक्तियों के द्वारा या परिवार के द्वारा वास्तविक रूप में प्राप्त की जाती है। जब हम पर्सनल जो कंप्यूटेशन ऑफ पर्सनल इनकम करते हैं तो इसमें से हम जो कारपोरेट टैक्स है उसको घटा देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप इसमें क्या क्या घटा देंगे निगमों, ये जो घटाने वाली स्थिति है उसका विवरण भी दिया है। और जैसे मान लीजिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड के रूप में जो कटौती होता है वो तो आप इसमें से घटा देंगे। बट यदि कोई आपको एड मिल रही है पर्सनल इनकम पे तो वो आप जोड़ देंगे। एक और है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है, इसका अभिप्राय जो है उस देश की बाजार कीमत पर शुद्ध आय से है जो देश को व्यय करने के लिए उपलब्ध होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देश की जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है उसमें अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण को जोड़ा जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा जो मेन अंतर है उसको आप ध्यान रखिए कि जब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की हम बात करते हैं तो उसकी बात हम हमेशा बाजार कीमतों पर करेंगे, जबकि जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो वो हम हमेशा साधन लागत पर करते हैं। तो आई थिंक आपको जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो समझ में आ गए होंगे, और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। ये सारे कंसेप्ट आगे जाकर जब हम और राष्ट्रीय आय के मेथड पढ़ेंगे मेजरमेंट के, तो उसमें हम एक बार और फिर क्लियर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो एक ग्रॉस लेवल जो होता है, मतलब समग्र लेवल पर इन बिंदुओं को समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद, आपने मेरी क्लास को सुना और मेरे व्याख्यान को सुना। थैंक यू वेरी मच।